ठीक है। ग्लोबलाइजेशन, ये फोटो देखो, एक छाते के अंदर सब अलग अलग कल्चर के लोग हैं, दिख रहा है। और वो छाता किसका है, उस पे कौन सा मैप बना है? इंडिया का मैप है वो? वर्ल्ड मैप है कि इंडिया का मैप है? वर्ल्ड मैप है। तो उसमें वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, जब पूरा दुनिया एक साथ आ जाता है एक ही अम्ब्रेला टर्म के नीचे, तो वो अम्ब्रेला टर्म को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। क्या बोलते हैं? बैठ जाओ। ग्लोबलाइजेशन हैज बीन द अल्टीमेट एम ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब आया, कौन से ईयर में आया? 1990। जैसे वो लोग ने लाया, वो लोग का अल्टीमेट एम यही था कि हम लोग ग्लोबलाइजेशन में एंट्री मारने का है। तो इसके लिए शुरुआत में क्या लाया? लिबरलाइजेशन, मतलब सब लोग को फ्रीडम मिला। दूसरा, प्राइवेटाइजेशन, मतलब प्राइवेट कंपनी लोग का इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट करना चालू किया। फिर नंबर 3 आया ग्लोबलाइजेशन, की दुनिया भर से अलग अलग कंपनी ने इंडिया में इन्वेस्ट करना चालू किया। इंडिया ने भी इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट करना चालू किया, बरोबर। जैसे वो इसके पहले वाले इसमें नवरत्न स्टेटस और महानल ओबीसी सब स्टेटस बताया था, उसमें क्या बताया है कि इंडिया की बहुत सारी कंपनीज अब्रॉड गए क्या बनने के लिए? एमएनसी बनने के लिए। एमएनसी मतलब मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस बनने के लिए गए। तो ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या? एक ऐसा इकोनॉमी बनाए जो बॉर्डरलेस हो, जो दुनिया के कोई भी बॉर्डर को एक्सेप्ट ना करे। मतलब क्या? इधर इंडिया में बैठे बैठे अगर मेरे को दूसरे देश में बिजनेस करना है, तो उसके लिए बॉर्डर क्रॉस करने की गरज नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर माहौल क्रिएट हो जाता है, तो उस माहौल को क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन। क्या बोलते हैं नितेश? एकदम ठीक। ग्लोबल इकोनॉमी, इसमें क्या है? बॉर्डरलेस इकोनॉमी है, जहां पे गुड्स का फ्री फ्लो देखने को मिलता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। कोई रोक टोक नहीं होता है, गुड्स फ्री फ्लो में एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। फ्री फ्लो ऑफ सर्विसेज, कोई भी सर्विस रहेगा वो भी फ्री फ्लो में। ये एक सर्विस बना इंडिया में और जा रहा है दूसरे देश में, कोई रोक रहा है क्या? नहीं। तो फ्री फ्लो में जा रहा है। जैसे अभी ओसीएम में तुम लोग ने पढ़ा रहेगा, नहीं 12th में जाओगे तो पढ़ोगे कि ये ओसीएम में एक टॉपिक है बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। उसमें क्या होता है? इंडिया में बना हुआ सॉफ्टवेयर दुनिया भर में कोई भी क्लाइंट के पास जा रहा है, तो क्या हो रहा है? फ्री फ्लो ऑफ सर्विस। तीसरा, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल। कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का भी फ्री फ्लो चालू हुआ, किसकी वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तीसरा, लेबर, कि लेबर को भी अगर यहाँ पे पढ़ाई किया और दूसरे देश में जाके काम करने का है, तो भी फ्रीली कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, किसकी वजह से? ग्लोबलाइजेशन। तो बहुत सारे इंजीनियर्स जो होते हैं और बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जिनको अब्रॉड में जाके सेटल होने का है, तो वो लोग क्या करते हैं? वर्क वीजा लेके वहां पे सेटल हो जाते हैं कि पढ़ाई यहाँ पे किया है, दूसरे देश में चले जाएंगे। जाना तो नहीं चाहिए, जहाँ पे पढ़ाई किया है वो हमारे देश के लिए काम करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं एस्पिरेशनल, बोलते हैं यहाँ पे नहीं, हम लोग को वहां पे ही काम करना है। तो लेबर का भी फ्री फ्लो देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग दूसरे देश से भी हमारे देश में काम करने के लिए आते हैं, तो वो भी क्या है? किसका पार्ट है? ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। इन अदर वर्ड्स, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या? कि हमारे देश के इकोनॉमी को पूरे दुनिया की इकोनॉमी के साथ में क्या कर दिया? मर्ज कर दिया, वो है ग्लोबलाइजेशन। कभी आया था? 1991। इट रिमूव्स ऑल बैरियर्स इन फ्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। आजकल के टाइम पे अगर देखने जाएंगे तो अभी इकोनॉमी सब लोग क्लोज कर रहे हैं, लेकिन 91 के टाइम पे सब लोग क्या कर रहे थे? इकोनॉमी को ओपन कर रहे थे, खास करके इंडिया, बरोबर है। तो वैसा है। अभी इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन में एंट्री मारने के लिए क्या क्या कदम उठाया? मेजर्स टेकन फॉर ग्लोबलाइजेशन, टोटल 6 मेजर्स लिए। कितना? मेजर नंबर 6, एनकरेजमेंट टू एक्सपोर्ट्स। वो लोग ने क्या बोला? अगर आप एक्सपोर्टर बनोगे तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी। पिछले बार भी हम लोग ने बात किया था ना कि जो एक्सपोर्टर रहता है वो गवर्नमेंट का लाडला रहता है, गवर्नमेंट उसको बहुत सपोर्ट करती है, क्योंकि एक्सपोर्ट जितना आप करोगे उतना आप देश में क्या लेके आ रहे हो? दूसरे देश का करेंसी लेके आ रहे हो, उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। मतलब दूसरे देश का पैसा आके हमारे यहाँ पे सेव हो जाएगा, तो क्या आ रहा है हमारे पास? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आ रहा है। तो इसके लिए गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स को बहुत ज्यादा पसंद करती है। तो वो लोग ने क्या किया? बहुत सारे इंसेंटिव्स देना चालू किया कि इफ यू आर एन एक्सपोर्टर वी विल गिव यू मेनी इंसेंटिव्स। हम बहुत सारे आपको ऐसी चीजें देंगे, ऐसे फायदे देंगे जिससे आप और अच्छे से बिजनेस कर सकते हो। जैसे टैक्स वो लोग को कम लगाया जाता है, एक्सपोर्ट करने के टाइम पे जो ड्यूटी रहता है, टैक्स जो पोर्ट पे या डॉक पे लोग से पैसा लिया जाता है वो भी कम लगता है। पेपर वर्क वो लोग को कम करना पड़ता है, मतलब वो लोग का हैसल जो रहता है, हैसल मतलब पेपर वर्क का टेंशन कि मेरे को इतना, अरे ये सब प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा,
तो वो प्रोसेस कम कर देते ताकि वो लोग इजीली वो लोग बिजनेस कर सके। तो ये EXIM पॉलिसी लाया, प्लस वो लोग ने SEZ भी बनाया। SEZ मतलब क्या? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ये ऐसा एरिया है जहां पे सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ही काम होगा। और पहला प्रेफरेंस किसको मिलेगा? एक्सपोर्टर को कि इंपोर्टर को? एक्सपोर्टर को, क्योंकि एक्सपोर्टर क्या कर रहा है? दूसरे देश को सामान बेच रहा है और वहां से क्या लेके आ रहा है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स लेके आ रहा है। तो ये फर्स्ट स्टेप लिया ताकि इंडिया में ग्लोबलाइजेशन आएगा। दूसरा स्टेप वो लोग ने क्या लिया? लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। क्या लिया? तो लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी में क्या बोला वो लोग ने? देखो, टू एंश्योर लॉन्गर ड्यूरेशन इन फॉरेन ट्रेड, चेंजेस वर मेड इन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। मेन फीचर्स ऑफ दिस पॉलिसी इंक्लूडेड लिबरलाइज्ड पॉलिसी, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन ट्रेड, एनकरेजमेंट टू फॉरेन कोलैबोरेशन। तो लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी में वो लोग ने क्या बोला? अगले 5, 10, 15, 20 साल जब भी कोई इंडिया के साथ में ट्रेड करने के बारे में सोचे तो उसके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि अरे वहां पे तो बहुत मगजमारी है, बहुत हैसल है। कभी भी ऐसा नहीं आना चाहिए। इसके लिए लोग ने 3 कदम उठाया। नंबर 1, लिबरलाइज पॉलिसी, फ्री टू डू ट्रेड इन इंडिया। इफ यू आर अ पर्सन रिसाइडिंग इन फॉरेन कंट्री, आप दूसरे देश के निवासी हो, तो आप इंडिया में फ्रीली ट्रेड कर सकते हो, कुछ लाइसेंस वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। एक आध 2 लाइसेंसिंग रहता है अगर कुछ प्रोडक्ट वाइज रहता है, लेकिन मोस्ट ऑफ लाइसेंसिंग खत्म कर दिया। दूसरा, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन ट्रेड। पहले क्या था? 91 के पहले दूसरे देश के साथ में बिजनेस करने का ही नहीं, वो कैंसिल हो गया कि अब दूसरे देश के साथ में बिजनेस कर सकते हैं। और नंबर 3, फॉरेन कोलैबोरेशन को लोग ने एनकरेज किया कि दूसरे देश के साथ में कोलैबोरेट हम लोग ज्यादा करेंगे। कोलैबोरेट का मतलब क्या? साथ में मिलके काम करेंगे। पहले कंपटीशन होता था, हमारा देश ऊपर, वो दूसरा बोलेगा नहीं हमारा देश ऊपर, हम बोलेंगे हमारा देश ऊपर, नहीं हमारा देश ऊपर, तो फालतूगिरी चलता है। लेकिन अभी 91 में लोग ने क्या बोला? नहीं नहीं, नो कंपटीशन, ओनली कोलैबोरेशन, साथ में मिलकर काम करेंगे तो आगे जाएंगे। बरोबर है। इसके ऊपर वो हॉर्सेस का भी एनालॉजी आगे बढ़ता है। हॉर्सेस का पता है आप लोगों? बल्गेरियन हॉर्सेस सबसे मजबूत टाइप के हॉर्सेस होते हैं, मालूम है? बल्गेरिया एक देश का नाम है, तो बल्गेरियन हॉर्सेस जो होते हैं, घोड़े, वो बहुत मजबूत घोड़े होते हैं। अगर एक घोड़ा रहेगा तो वो शायद 10 पाउंड का 10 टन का वजन उठा खींच सकता है, एक घोड़ा रहेगा। तो अगर 2 घोड़े आएंगे तो कितना खींचेंगे? 20 नहीं, वो लोग शायद 50 या 60 टन खींच लेते। हाँ, तो कोलैबोरेशन का इतना पावर रहता है कि वो इसको टर्म को यूज किया जाता है कि लोग जब कोलैबोरेट करते हैं तो कितना अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं। मान लो आप एक गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हो, अकेले हो, आप बहुत फोकस्ड हो, आपके अंदर बहुत डिसिप्लिन है, सब कुछ है, लेकिन अकेले हो। अगर आपके सेम माइंडसेट का, सेम एनर्जी वाला इंसान आपको साथ में मिल जाए तो आप 1 और 1 2 नहीं बनोगे, 1 और 1 11 वाले स्पीड से दौड़ोगे। क्योंकि क्या होगा, जब आप थोड़े से ढीले पड़ोगे तो वो फिर आपको आगे लेके जाएगा, जब उसका मोटिवेशन कम होएगा तो आप उसको आगे लेके जाओगे। तो ये स्पीड का एनालिसिस चलता है। तो वही चीज को ध्यान में रखते हुए लोग ने क्या बोला? वी विल कोलैबोरेट एंड कॉम्पीट लेस। तो वैसा चालू किया। नेक्स्ट वो लोग ने कदम उठाया फॉरेन कोलैबोरेशन, उसके बारे में और डिटेल देखते हैं। इंडियन कंपनीज आर अलाउड टू एंटर इनटू इंपॉर्टेंट फॉरेन कोलैबोरेशन। एग्जांपल मारुति सुजुकी, एग्जांपल हीरो होंडा, एग्जांपल टाटा कोरस। हाँ, तो ये सब एग्जांपल है कि इंडिया के लिए लोगों ने बोला कि हम लोग क्या करेंगे, सच्ची में दूसरे कंपनी के, दूसरे देश के कंपनी के साथ में कोलैबोरेट करेंगे और उनके साथ में मिलके बिजनेस करेंगे। तो इंडिया की कंपनी मारुति, दूसरे देश की कंपनी सुजुकी, दोनों ने कोलैबोरेट किया, क्या बनाया? मारुति सुजुकी बनाया, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट बनाया? कार्स और व्हीकल्स बनाया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में गए। दूसरा हीरो होंडा भी सेम, इंडिया का कौन सा कंपनी है? हीरो, दूसरे देश का होंडा, कोलैबोरेट किया और फिर वो लोग ने भी ऑटोमोबाइल्स बनाया। ऐसे ही टाटा और कोरस का डील था। कोरस एक कंपनी है साउथ अफ्रीका का, ये लोग ने साथ में मिलकर क्या बनाया? आयरन एंड स्टील प्लांट लगाया। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने बोला दिल खोल के फॉरेन कोलैबोरेशन कीजिए, दूसरे देश के साथ में आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी। क्या? कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी। Exchange rate of rupee has been made flexible. Rupee is made fully convertible to all current account transactions. तो बिजनेसमैन लोग ये एक बात अपने दिमाग में बैठा के रखो, आगे भी काम आएगा, कि जो बिजनेसमैन होते हैं उनका सेविंग्स अकाउंट नहीं होता। कौन सा अकाउंट होता है? करंट अकाउंट। कौन सा? तो गवर्नमेंट ने क्या बोला 1991 के ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी में कि वी आर स्टार्टिंग
फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी ऑन ऑल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। अगर आपके पास करंट अकाउंट है तो आपके करंट अकाउंट में रखे हुए रुपीज वाला जो आपका पैसा है वो दुनिया का कोई भी करेंसी में कन्वर्ट हो सकता है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सबके साथ में कोलैबोरेट करके वो कर लिया वो लोग ने, तो अभी फॉरेन ट्रेड करना भी इजी हो गया। दूसरा कदम क्या उठाया लोग ने, एनकरेजमेंट टू फॉरेन कैपिटल। पहले क्या होता था, दूसरे देश से इन्वेस्टमेंट ही नहीं लेते थे, क्योंकि बहुत सारे देश जो होते थे वो इकोनॉमिक कैप्चर करते थे। इसके लिए एक वर्ड है इकोनॉमिक, क्या तो वर्ड है उसके लिए मैं भूल गया, मतलब पैसे के बेस पे आपके देश के ऊपर कब्जा करते थे। जैसे चाइना का कैसा था, अब चाइना ने देखा कि आपका देश, उसको पैसा चाहिए, तो वो बोलेगी ठीक है हमारे पास से लोन ले लो, बोला ठीक है लोन दे दो। फिर आप वो लोन दे नहीं पा रहे हो और आपको दूसरा भी प्रोजेक्ट चलाना है, तो चाइना ने बोला ठीक है पुराना लोन है लेकिन और लोन ले लो लेते रहो। तो उसने ऐसे हजारों करोड़ रुपए आपको लोन दे दिया आपके देश को। अब क्या चक्कर करेगा चाइना बोलेगा हमारा पैसा वापस दो, आप बोलेगा नहीं हमारे पास पैसा, तो बोलेगा ठीक है आपके कंट्री का जो पोर्ट है जहां पे सब जहाज आते हैं और कंटेनर्स उतरते हैं, वो पोर्ट का कंट्रोल हमारे हाथ में देते। तो एक हिसाब से चाइना ने क्या किया, पैसा दिया लेकिन आपके देश का एक टेरिटरी, वो भी कौन सा टेरिटरी, पोर्ट जिसमें सबका बिजनेस चलता है, वो पोर्ट को अपने कंट्रोल में ले लिया। उस पर रूल अपना लगाएंगे, उस पर टैक्स अपना लगाएंगे, सब करेंगे। तो इसमें किसका फायदा है, आपके देश का फायदा है कि चाइना का, बरोबर। तो ये चलता था, इसके लिए इंडिया ने बंद करके रखा था कि दूसरे देश के साथ में बिजनेस करने का ही नहीं, इन्वेस्टमेंट लेने का ही नहीं। कोई भी इन्वेस्टर के नाम पे भी आ गया, क्योंकि चाइना भी ऐसे ही करता था कि आपके देश में रोड नहीं मैं बनाऊंगा, आपके देश में एयरपोर्ट नहीं है मैं बनाऊंगा। तो इन्वेस्टमेंट के नाम पे वो देश में घुसता था और धीरे धीरे कब्जा कर लेता था। इसको वर्ड मेरे को याद है, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक कोलोनाइजेशन। पहले अंग्रेज लोग आते तो कैसे कब्जा करते थे, ऐसे ये लोग पैसा देके कब्जा करते थे। तो इसके लिए इंडिया ने बंद करके रखा था। लेकिन 1991 में क्योंकि हमारा सिचुएशन खराब हो गया था, जैसे हम लोग ने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा कि सिर्फ 3 हफ्ते का इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज बचा था, इसके लिए इंडिया ने बोला ठीक है दूसरे देश से इन्वेस्टमेंट लेना चालू करते हैं, थोड़ा बहुत केयरफुली ध्यान रख के फिर चालू करेंगे। तो गवर्नमेंट हैज ओपन द इकोनॉमी टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, एज अ रिजल्ट फॉरेन कैपिटल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वेरियस सेक्टर्स। गवर्नमेंट ने बोला ठीक है वी कैन नाउ टेक इन्वेस्टमेंट, अभी अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आना चालू हो गया। नंबर 1 पहला कदम, नंबर 1 कदम लिया जो ग्लोबलाइजेशन के लिए, वो है रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। कौन सा रिस्ट्रिक्शन, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। क्वांटिटेटिव मतलब क्या, जो नंबर में बहुत ज्यादा है, जो रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा था, ये करने पे भी रोक है, ये भी मत करो, वो भी मत करो, ये भी मत करो, वो भी मत करो, ये भी मत करो। जैसे छोटा बच्चा होता है उसके ऊपर पेरेंट्स बहुत रोक लगा के रखते हैं, बेटा यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वो मत देखो, ये मत करो, मोबाइल मत चलाओ, करते ना। ऐसे उस टाइम पे हमारा देश भी यंग था, नया नया आजादी मिला था 1947 में। तो शुरुआत में इसके लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे सेक्टर्स बंद करके रखा था कि हमारे देश को सेफ्टी रखने के लिए, बरोबर। तो अभी 1991 हो गया, 30-40 इयर्स बीत गया, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला चलो रेस्ट्रिक्शन हटाना तो धीरे धीरे चालू करते हैं, थोड़ा रोक टोक कम करेंगे। तो ऑल द क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन रिमूव्ड ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स। तो जितना फालतू का पेपर वर्क, वो फॉर्मेलिटीज, ये पेपर लाओ, वो पेपर लाओ, ये लाइसेंस लीजिए, वो लाइसेंस लीजिए, सब गवर्नमेंट ने बोला आज से कैंसल। मिनिमम पेपर वर्क होगा, मिनिमम फॉर्मेलिटीज होगी, कम से कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं। सभी बिजनेस के ऊपर नहीं हटाया, सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मतलब फॉरेन ट्रेड के ऊपर। क्यों, क्योंकि हमको किसके साथ कनेक्ट करना है, पूरे दुनिया के साथ में, वर्ल्ड के साथ में कनेक्ट करना है, इसके लिए वो उस पर रिस्ट्रिक्शन हटा दिया। फर्दर टैरिफ रेट्स हैव बीन ब्रॉट डाउन कंसिडरेबली। दूसरा टैरिफ रेट्स भी कम कर दिया। टैरिफ रेट मतलब क्या, दूसरे देश से सामान जब यहाँ पे आता है तो उसके ऊपर इंडिया टैक्स लगाती है, वो टैक्स का रेट भी थोड़ा कम कर दिया। जैसे आपको जो लोग गाड़ी वगैरह का शौकीन है वो लोगों को पता रहेगा, एक ऑटोमोबाइल की कंपनी है उसका नाम है हार्ली डेविडसन, मालूम है। तो हार्ली डेविडसन की गाड़ियां बहुत फेमस है दुनिया भर में, लेकिन इंडिया में हार्ली डेविडसन का टैक्स कितना था मालूम है? अगर आप टैक्स मंगवाते हो 100% टैक्स, मतलब अगर 2 करोड़ की बाइक मंगवा रहे हो कितना देना पड़ेगा, 4 करोड़ रुपए, 100% टैक्स भरना पड़ेगा। तो अभी रिसेंटली हार्ली डेविडसन ने अपना इंडिया से पूरा का पूरा सेटअप बंद कर लिया था कि नहीं हमको बहुत टैक्स फेस करना पड़ता है, टैरिफ रेट बहुत ज्यादा है, इसके लिए हम बिजनेस नहीं करेंगे। अभी यूएस ने भी इंडिया पे टैरिफ लगाया था 50% का। तो ये टैरिफ रेट्स की वजह से क्या होता है, एक्चुअल मार्केट में प्रॉफिट जो होता है उस पर इफेक्ट गिरता है। तो
तो इसके लिए अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ, दूसरे देश में मेरे को पता चल रहा है कि मेरे प्रोडक्ट के ऊपर 50% टैरिफ है, उधर मैं बिजनेस करूंगा क्या? नहीं करूंगा। तो वही चीज इंडिया के साथ भी हो रहा था कि दूसरे हमारे देश में आ ही नहीं रहे थे, इसके लिए लोगों ने बोला चलो टैरिफ रेट थोड़ा कम कर देते हैं, जिससे क्या होगा, दूसरे देश के लोग भी हमारे यहाँ पे सेल करने के लिए आएंगे इजीली। तो वो फर्स्ट था। द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन इंडस्ट्रियल गुड्स हैड बीन रिड्यूस्ड। इंडस्ट्रियल गुड्स जो होते हैं कि ऐसी चीजें आएंगी जिससे और भी चीजें बनेंगी, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल गुड्स, वो कैपिटल गुड्स के ऊपर भी टैक्स रेट कम कर दिया। तो ये सब मेजर्स लिया किसने? गवर्नमेंट ने, क्या करने के लिए? ग्लोबलाइजेशन को पूरा हमारे देश में इंप्लीमेंट करने के लिए, बरोबर।